जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कैसी चल रही है मेरे बच्चों? तैयारी ठीक जा रही है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, महज अल्लाह का शुक्र है बेटा। आप सारे बच्चे जो हैं, तैयारी के बारे में बताएं बेटा, कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आज हम जो सेक्शन था 21 उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम एक जो प्रैक्टिकल है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, एक केस स्टडी की तरह उसको बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है अब ग्रिप में आ जाएगा। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बेटा हम आपके जो सवालात हैं, जो आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से मुझे भेज रहे थे, या फिर नहीं टाइम मिला तो कल की मैंने क्लास रखवा दी है 4 घंटे की, 12 से लेके और 4 बजे तक की, और वो सिर्फ इन टॉपिक्स पे होगी जिस पे आपके सवालात हैं। एक एक Q&A सेशन होगा, जिस जिस बच्चे के जो टॉपिक्स हैं, मसलन उसके अंदर हम कोई 1 डेढ़ घंटे तक थ्योरी को भी कवर करेंगे। और इसके अलावा जैसे आपका कोई एओपी पे सवाल था, आपका जैसे लॉसेस पे सवाल था, आपका किसी टैक्स क्रेडिट पे सवाल था, किसी का असेसमेंट पे सवाल था, वो सारे के सारे सवालात इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। जैसे कुछ बच्चों का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पे कॉन्सेप्ट था, 2-3 मैसेज आए, मैंने वॉइस नोट में ग्रुप में भी शेयर किया था कल। तो होपफुली वो आपको परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का कुछ आइडिया हुआ होगा। इसी तरीके से किसी बच्चे का एक्सेस टैक्स सेल्स टैक्स पे था, वो भी मैंने वॉइस नोट डाल दिया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा। तो बहरहाल अब इस तरह है कि मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो सवाल भी भेज रहे हैं, और उनकी एक स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त मैं आराम से रीड कर सकता हूँ कि इस वक्त कैसा चल रहा होगा। कल मैंने ऐसे ही किसी बच्चे का फेसबुक पे देखा कि यार उसने लिखा था कि मुझे कोई मोटिवेशनल बात करें। तो मेरे जहन में आया, मैंने उसके साथ एक एक वो जो मेरे जहन में चीज़ आ रही थी, तो वो मैंने शेयर की, फिर मैंने आपके ग्रुप में भेजी। तो वो यही है कि बेटा इस वक्त ना आपने आगे का नहीं सोचना। उसमें ग्रुप के अंदर जो हमारा मेरा प्यारा बच्चा है, हसन 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 अगर क्लास में है तो बेटा कंफर्म करे, इस्लामाबाद से है। उसने फिर एक कमेंट डाला, क्योंकि हसन का एक अलग ही स्टाइल है बात करने का, कि जिसमें वो कहते हैं कि जी हम और आप करके ना, बाअदब बच्चा है, वो उस तरीके से बात करता है। तो मैंने कहा आप सारे बच्चों को भी कुछ बातें जो मेरी हसन से फोन पे बात हुई थी तो एक्सप्लेन करता हूँ। हसन कह रहा था कि सर देखें, हम जिसको पढ़ाते हैं यानी स्टूडेंट्स, वो बच्चा पास हो जाता है, हम नहीं होते। ठीक है, जो रिजल्ट वाली बात हसन कर रहा था, उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि देखो, मेहनत करने के बावजूद भी एक बच्चा मेहनत कर रहा होता है, किसी को पढ़ा रहा होता है, और किसी बच्चे को पढ़ा रहा होता है, वो पास हो जाता है, हम नहीं होते। अब इस किस्म की चीजें बच्चों के जहन में आ रही थी। मेरी हसन से तफसीली बात हुई थी, मैंने हसन को एक बात बताई, अपना तजुर्बा बताया। मैंने कहा देखो, और सबके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इस वक्त आप भी किसी न किसी हवाले से उस माइंडसेट में हो सकते हो। देखो, सबसे पहले ना एक होता है फेलियर का डर। ठीक है, तो पहली बात में जल्दी जल्दी 2-3 बातें जो मेरी हसन से डिस्कस हुई, मैं चाहता हूँ सब बच्चों को काम आएंगी, तो कर लो। पहली बात क्या है मेरे बच्चों की, जो आपको फियर ऑफ फेलियर होता है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता है। तो इसका तरीकेकार ये है, जो मुझे जाती तौर पे बड़ा फायदा हुआ था सीएसएस एग्जाम में, और वो ये कि आप जब तैयारी करो, जो अभी आपके पास ये 10-15 दिन रह गए हैं, इसके अंदर आप, मैं आपको स्ट्रांगली कहूंगा कि रिजल्ट के बाद का ना सोचो कि जी क्या होगा, वो हमें नहीं पता, वो अल्लाह को पता है। आप रिजल्ट के बाद की एक बात अपने जहन में ना लाओ, आपने टोटल रिजल्ट तक नहीं, पेपर तक का सोचना है। उससे आगे की कोई थॉट एंटरटेन नहीं करनी, खुद को रोकना है।
आप हाँ एग्जाम तक का सोचो कि जी कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा नहीं हुआ, कौन सा कितना अच्छा है पढ़ने पे। मेरी बात एक याद रखना, डोंट थिंक, डोंट थिंक, जस्ट कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग बेटा, कीप मूविंग। रुको नहीं, सोचो नहीं, बस जारी रखो। ये जो टाइम है, बिलीव मी, ये जो क्रूशल टाइम है ना, ये 10 दिन का भी आपको पास करा देगा, 10 दिन का भी आपको पास करा देगा। इसीलिए मेरे बच्चों आपने सोचना नहीं है। दूसरी जो असल से बात हुई वो था प्रेजेंटेशन पे, पेपर की प्रेजेंटेशन। देखिए आप किसी को पढ़ा रहे हो, वो बच्चा प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है, बेशक वो आपकी कोई नॉलेज के 50% भी नहीं था, मगर वो पास हो जाता है। आपकी नॉलेज जबरदस्त थी फिर भी नहीं। देखिए वो जो पेपर में प्रेजेंटेशन होती है मैटर करती है। 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करते हुए प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है। जरा देख लो कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं। ठीक हो गया। इस किस्म की खैर चीजें उससे डिस्कस हुई कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, क्या चीजें चाहिए। पेपर मेहनत तो देखो हम देख रहे होते हैं पेपर से पहले का ड्यूरेशन, आज के दिन हम देख रहे हैं, आप पिछले 4-5 महीने को देख रहे होंगे कि दिन रात करके हमने मेहनत की है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी एक वजह हो सकती है कि हमने मेहनत तो की, मगर पेपर देने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसमें हम कहीं लेग कर रहे हैं। देखिए कोई प्रेजेंटेशन किसी की हो सकता है कि कुछ लिखने का अंदाज ऐसा है कि वो बात जो उसके जहन में है वो पेपर पे आ ही नहीं पा रही। आप देख रहे हैं कि जी आपने एक बहुत आला नस्ल का घोड़ा बनाया है, आगे देखने वाले बंदे को वो घोड़ा नहीं नजर आता, कुछ और नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो बहरहाल हिम्मत रखिएगा बच्चों, कीप मूविंग इंशाल्लाह ताला। आप आपके साथ हमारी दुआएं हैं, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मेहनत जारी रखें, ठीक है, हिम्मत रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, ठीक है, अल्लाह ताला रहमान रहीम है, वो रास्ते खुद बनाएगा। आप बस लगे रहें सच्चाई के साथ। ये जो चंद दिन रह गए हैं, ये जो 1-1.5 हफ्ता रह गया बेटा, सच्चाई के साथ बस मेहनत करो, सोचो नहीं, परेशान नहीं हो, शिकवा ना करो, इधर उधर नहीं सोचो। क्योंकि जो है ना, मतलब ये कि बच्चों के साथ अगर आप नेगेटिविटी में आओगे बेटा, ये टाइम जाया हो जाएगा। हाँ पेपर के बाद हम खुल के बुराई करेंगे, पेपर हो जाएगा ना एक दफा, उसके बाद ये टाइम जाया होगा ना, वरना अभी तो मेहनत करो बेटा। ठीक है, चले हम आते हैं आज की बात की तरफ। आज आते हैं बेटा, ओएस बिल्कुल आएगा बेटा, आज हम कर रहे हैं इसी चीज को कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ओएस मैंने अगर अगर कोई स्पेसिफिक तुम्हारे जहन में हो तो बेटा मुझे बता दो। ठीक है, और स्पेसिफिकली बेटा किसी भी बच्चे को कोई ऐसा इशू है ना, मुझे बताएं, मुझे बताएं बेटा, अभी हमारे पास टाइम है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, हम उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों आ जाए। अभी पेपर की क्या लिखा है सर मेरे पेपर 40s में? देखें यही जो मसला आता है ना बेटा 40s वाला, यार इसका मतलब ये है कि पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, कहीं और चीज का मसला आ रहा है उसकी। मैं आपको बताऊं मेनली जो सवाल है, उस सवाल का मैं एक आखिरी बस मिसाल देता हूँ, क्योंकि मुझे आज टॉपिक भी कवर करना है। मैं आपको सिर्फ ये मोटिवेशनल बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपना एक बच्चे से तफसीली जब बात की तो मुझे अंदाजा हुआ कि माइंडसेट क्या होता है बच्चे का इस वक्त, तो उस हिसाब से सबको चाहता हूँ कि आप इस फायदा लें। देखिए मेरे बच्चों इस तरह है कि एक मिसाल ये है कि मैं जब इनकम टैक्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेते थे, शिराज काजी बेटा जो आपने टॉपिक लिखा है ये कल कवर होंगे, कल का सेशन इसी पे होगा बेटा। इस इसी इसी चीज को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ बहुत अच्छा है बेटा साहिल, जबरदस्त बेटा, इसी तरह इंशाल्लाह निकल जाएगा, इंशाल्लाह देख लो, आज मेरी लफ्ज लिख लो बेटा, निकल जाएगा इस दफा। अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों के, इस तरह है कि इनकम टैक्स एकेडमी में एक पेपर की मैं मिसाल देता हूँ, वो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया आपसे कि सेल्स टैक्स का पेपर था। तो उस साल सेल्स टैक्स के पेपर में जो सारे हमारा बैच था ऑफिसर्स का, इनकम टैक्स ऑफिसर्स या एफबीआर ऑफिसर्स, तो पेपर हुआ तो सब कहते थे कि यार तारिक तन्यू जो है इसको टॉप करेगा यार, वो नंबर 1 पोजीशन तो इसी की होगी। बाकी अब देखते हैं कि बाकी किस नंबर पे आते हैं। हुआ ये मेरे बच्चों के उसमें जब रिजल्ट आया, टीचर जो थे वहाँ की, मतलब होता है वो इंटरनल एग्जाम्स थे,
तो मैं आउट ऑफ कोई 45 या 50 ऑफिसर्स में से मेरा नंबर था 14, ठीक है, 14। अब मैं हैरान, सारे परेशान, यार ये कैसे हो सकता है। तो मैंने टीचर से बात की, टीचर ने कहा बिल्कुल यार, मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरानकुन था, मगर ये तुम एक काम करो, ये टॉप 3 की कॉपीज हैं, इनमें से जो चाहे देख लो, और ये अपनी कॉपी है, तुम देख लो। मैंने जब टॉप 3 में से नंबर 1 जिसको सर ने दिया था उसकी कॉपी चेक की, 2 सफ़े देखने के बाद मैंने उसको बंद किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं 14 नंबर पे आया हूँ, इससे नीचे नहीं हूँ। वजह ये थी कि इतना कोई कमाल की प्रेजेंटेशन थी उसकी यार, कमाल की नॉलेज मुझे बहुत अच्छी थी उससे, मगर प्रेजेंटेशन थी कमाल की, कमाल की प्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, बिल्कुल अवैस ने सही कहा, वो लड़की थी, बिल्कुल सही कह रहा है अवैस। तो अब ये है कि कमाल की प्रेजेंटेशन, देखो आपका एग्जामिनर आपकी नॉलेज को आके ना दिमाग खोल के ना, कोई ओपन माइंड सर्जरी नहीं करता कि हाँ जी चेक करूं कि कितना इसके पास नॉलेज है, वो आपकी कॉपी को देखता है। कॉपी को देखो मेरा बच्चा, आपकी कॉपी, वालेकुम सलाम खुबैब, कॉपी में जो प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो ना बेटा, उसकी भी तैयारी कर लो, उसकी भी तैयारी कर लो, ठीक है। चलो आ जाए मेरे बच्चों आज के टॉपिक पे। आज हम कवर करेंगे 2 चीजें। एक तो हमने 21 को करना है कवर, और उसके बाद हमने इस पे एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा 21 को अगर हम देखें तो 21 के अंदर जो अब आज के हिसाब से हम देखेंगे ना, मतलब वही चीज है ना कि एक एक चीज को हम नहीं देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था, अब हम नए एंगल से इनको देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप नंबर वन और नंबर 2 यानी क्लास ए और क्लास बी, ठीक है, इसके बारे में इतना सिर्फ याद रख लो कि इन दोनों ने किस चीज को डीएनए बनाया है, इन दोनों ने इनकम टैक्स को डीएनए बनाया है। क्लॉज ए में भी इनकम टैक्स है, क्लॉज बी में भी इनकम टैक्स है। क्लॉज ए में नॉर्मल तरीके से पे होने वाला इनकम टैक्स है, क्लॉज बी में विद होल्डिंग के जरिए एक सोर्स जो इनकम टैक्स डिडक्ट होता है उसको कवर किया गया है। और इनकम टैक्स के अलावा बाकी टैक्सेस, इनकम टैक्स के अलावा बाकी टैक्सेस अगर तो पास ऑन हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हैं जैसे कस्टम्स ड्यूटी, जैसे सेल्स टैक्स, तो वो चूंकि पास ऑन हो रहे हैं, हम गवर्नमेंट को पे जरूर कर रहे हैं मगर उसके बाद हम कस्टमर से रिकवर भी कर रहे हैं, तो वो डिडक्टेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो एक्सपेंडिचर ही नहीं रहते, एक्सपेंडिचर की कैटेगरी से ही निकल गए, क्योंकि हमने 10 रुपए पे किए और 10 रुपए फिर हमें वापस मिल गए, तो एक्सपेंडिचर ही नहीं है वो। हाँ अलबत्ता वो टैक्सेस जो इनकम टैक्स ना हो और हम बिजनेस पर्पस के लिए उसको बेयर कर रहे हो, वो डिडक्टेबल बन जाएंगे, बशर्ते कि बिजनेस पर्पस के लिए हो और साथ में वो एक्सपेंडिचर भी आए। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी आपको, एक प्रोविंशियल टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे या शॉप पे ये टैक्स हम पे करते हैं, बिजनेस के लिए पे करते हैं और उसको पास ऑन भी नहीं कर सकते, इस वजह से ये टैक्स बन जाता है हमारा डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। नंबर 3 जो यहाँ के पे क्लॉज सी है, ये कहता है कि एक्सपेंडिचर जिस पे टैक्स डिडक्टेबल था, यहाँ क्लॉज ए और बी यानी नंबर 1 और नंबर 2 में इनकम टैक्स है, यानी टैक्स है टैक्स। नंबर सी यानी क्लॉज सी या नंबर 3 में टैक्स नहीं है, इसमें है एक्सपेंडिचर, यानी डीएनए किसी टैक्स को नहीं बनाया गया, एक्सपेंडिचर को बनाया गया, वो एक्सपेंडिचर जिसपे अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स डिडक्ट होना था और टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। मसलन सैलरीज हैं, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो एम्प्लॉय उसमें से अंडर सेक्शन 149 जो कोर्स का हिस्सा नहीं है, टैक्स डिडक्ट होता है, फाइनल का कोर्स है वो। तो अगर एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉई को सैलरी पे करते हुए टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो एम्प्लॉयर के लिए वो सैलरी एक्सपेंस, एम्प्लॉयर का सैलरी एक्सपेंस डिडक्ट डीएनए बन जाएगा। और फिर इसमें सिर्फ सैलरी नहीं है, इसमें हर किस्म का वो एक्सपेंडिचर है जिसपे अंडर अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स डिडक्ट होना था और डिफॉल्ट हो गया, टैक्स डिडक्ट नहीं हो पाया। और इसके बाद इसके अंदर कुछ क्लेरिफिकेशन है। सबसे पहली क्लेरिफिकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल उस पर भी पेमेंट करते वक्त हमें टैक्स डिडक्ट करना होता है, मगर इसमें जो डिसअलाउंस है वो 20% ऑफ द अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता, विच मीन्स कि 20% ऑफ द अमाउंट होगा। और 20% ऑफ द अमाउंट किस चीज का होगा, वो डिफॉल्टेड अमाउंट होगा, जो डिफॉल्ट हुआ किस चीज का, गुड्स एंड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की परचेज का। हम देखेंगे डिफॉल्टेड अमाउंट कितना है, डिफॉल्टेड में से 20% का डिसअलाउंस होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर ये है कि डिफॉल्ट हो गया
ये आखिरी आखिरी चीज पॉइंट है कि अगर डिफॉल्ट हो गया मगर फिर भी उसकी पेमेंट हो गई। अब पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो डिपार्टमेंट ने बाय फोर्स उसको रिकवर कर लिया, या उस बंदे ने खुद आके पे कर दिया। अब डिपार्टमेंट कैसे उसको रिकवर कर सकता है? वो पेयर से भी रिकवर कर सकता है, पेई से भी रिकवर कर सकता है। 161 162 ये दो केसेस बता रहे हैं। यानी अगर तो वो जो डिफॉल्टेड अमाउंट है टैक्स का गवर्नमेंट को मिल जाए तो फिर ये डिसअलाउंस नहीं होगा। ठीक है, ये था नंबर 3। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 इनकम टैक्स, नंबर 3 एक्सपेंडिचर पेड विदाउट टैक्स रिडक्शन। उसके बाद आता है एक कमीशन का केस था। कमीशन का केस ऐसा था जिसके अंदर कुछ तफसील थी। तफसील क्या है कि अगर वो कमीशन का अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट कौन सा है जो थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है। थर्ड शेड्यूल अब आप बेहतर समझ सकते हो क्योंकि आप सेल्स टैक्स पढ़ चुके हो। देखिए अब मैं आपको ना जो सेक्शन 21 से रोक के, सेक्शन 21 को रोक के मैं आपको थर्ड शेड्यूल की एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। कौन सा थर्ड शेड्यूल? जो सेल्स टैक्स का थर्ड शेड्यूल है। देखिए सेल्स टैक्स, ये भी आपके चूंकि सवालात आ रहे हैं तो साथ साथ वो भी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक हो गया ये बात कि थर्ड शेड्यूल की टैक्सेशन क्या है, सेल्स टैक्स की क्या बात हो रही है। ये बात दुरुस्त है, सही है? मैं करूं इसको या ना करूं? आप क्लियर हो इस चीज पे? इस पर टाइम जाया नहीं होगा। काइंडली बताओ बेटा, थर्ड शेड्यूल की रिवीजन की जरूरत है? ओके बेटा, ठीक है, बिल्कुल है। देखो ये चीज आप समझिएगा कि बच्चों सेल्स टैक्स में जो सेल्स टैक्स चार्ज करने का मेथड है, ठीक है, मेथड। अब आप में से किसी बच्चे ने मुझसे कैपेसिटी टैक्स का जिक्र किया था, तो वो भी मैंने आपको कल वॉइस नोट में एक्सप्लेन कर दिया था क्या है। ठीक है, ये क्या है? मेथड्स ऑफ चार्ज ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, इसके मेथड्स हैं सेल्स टैक्स के कोई 5। सबसे पहला जो मेथड है वो यही है जिसका यहां जिक्र है। ये कहलाता है थर्ड शेड्यूल गुड्स, या मैं इसको बोलता हूँ थर्ड शेड्यूल मेथड। उसके बाद वो है जिसपे सवाल बनता है ज्यादातर, इनपुट आउटपुट वाला, वीएटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, टैक्स सेल्स टैक्स पे लगाया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लगाया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक मेथड है जिसको आप कहें कि फिक्स्ड अमाउंट मेथड। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड था मगर वो खत्म हो चुका है। शंबर साहब जब चेयरमैन बने थे तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया। वो था स्पेशल प्रोसीजर मेथड। स्पेशल प्रोसीजर मेथड, इसमें इंडस्ट्री के हिसाब से कोई मेथड डिजाइन करके टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अगर आप देखें सेल्स टैक्स के चार्ज करने के मेथड्स तो हमारे मुल्क में कितने बन गए? 4 नहीं, ये 5वां भी काउंट होगा, जो हालांकि खत्म हो चुका है, इस वक्त है नहीं, तो मगर फिर भी काउंट होगा क्योंकि इसकी प्रोविजन आज भी मौजूद है कि ये इस मेथड से टैक्स लगाया जा सकता है। आपके कोर्स में मेरे बच्चों सिर्फ ये है, क्योंकि कैलकुलेशन इन दो की हो सकती है और मेनली जो कैलकुलेशन होती है वो इसकी होती है। ठीक है, एग्जामिनेबल पहला वाला भी है बट दूसरा इसी पे सवाल बन रहा होता है। अब देखिए जो थर्ड शेड्यूल है जिसको मैं रिवाइज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, और अगर किसी और चीज की भी तुम कहोगे तो संडे वाले अपना सैटरडे वाले दिन जो Q&A सेशन है, मैं कोई भी सवाल सेल्स टैक्स का होगा वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ जो थर्ड शेड्यूल मेथड है, बेसिकली थर्ड शेड्यूल में वो गुड्स लिखी गई हैं जो पैकिंग में बिकती है, पैकिंग में, ताकि पैकिंग में, रेपर में, किसी डिब्बे में है तो उस पे क्या लिखा जा सकता है? उसमें लिखा जा सकता है, प्राइस लिखी जा सकती है, और प्राइस के साथ क्या लिखा जाएगा? सेल्स टैक्स लिखा जाएगा। ठीक है, यानी क्या है कि एक ऐसी गुड्स, अब मगर ये सारी की सारी पैकिंग की गुड्स, सारी की सारी जो पैकिंग की गुड्स है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं है। ये ना समझना कि हर पैकिंग वाली गुड्स जो है वो थर्ड शेड्यूल में, मगर ये जरूर है कि थर्ड शेड्यूल की सारी गुड्स वो हैं जो पैकिंग में बिकती है, कोई खुले वाली चीज वहां पे आपको नजर नहीं आएगी। वजह यह है कि यहाँ मेथड जो है थर्ड शेड्यूल का है वो कुछ ऐसे रखा गया है कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, वो सेल करता है टू डिस्ट्रीब्यूटर, और वो सेल करता है टू रिटेलर, और वो सेल करता है टू कंज्यूमर। अब आपको पता होगा कि सेल्स टैक्स बेसिकली कंजप्शन टैक्स है कंज्यूमर पे, मगर चूंकि कंज्यूमर का नंबर बहुत ज्यादा है तो इस वजह से कंज्यूमर से डायरेक्टली नहीं कलेक्ट किया जा सकता। इन तक लाने के लिए टैक्स किसको चार्ज किया जाता है? मैन्युफैक्चरर को टैक्स चार्ज किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरर की जो सेलिंग प्राइस थी वो 100 थी, ठीक है, मगर 100 वाली चीज जब आगे बिकती है से 160 में रिटेलर के पास गई और 200 के जो अमाउंट है
उस पे वो जाती है कंज्यूमर को। ठीक है, यानी जो फर्स्ट सेल होती है वो 100 की होती है, सेकंड सेल होती है 160 की, और रिटेलर फिर 200 की सेल कर रहा होता है। तो यहाँ सवाल ये है कि जो थर्ड शेड्यूल मेथड है, जो थर्ड शेड्यूल गुड्स हैं, उसमें सारा का सारा टैक्स कौन पे करता है? हु इज लायबल टू पे द टैक्स? थर्ड शेड्यूल की बात हो रही है, याद रखना मेरे बच्चों, किस मेथड की बात हो रही है? इस मेथड की बात हो रही है। तो इस थर्ड शेड्यूल में हु इज लायबल, लायबल लफ्ज जब आ जाए ना, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को कौन करेगा, पे करेगा, लायबल टू पे। लायबल टू पे का मतलब है गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? बताओ मेरे बच्चों, कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर। पहला पॉइंट इसका ये याद कर लो। मैं आपको पूरा थर्ड शेड्यूल मेथड याद करा देता हूँ। थर्ड शेड्यूल मेथड आपको याद करना है, मेरी बात पे गौर से देखना। पूरा सेल्स टैक्स का एक मेथड कवर हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लायबल टू पे, पहला पॉइंट क्या है? हु इज लायबल टू पे? बताओ, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, लायबल टू पे मैन्युफैक्चरर है। अब लायबल टू पे तो है, मगर रेट क्या है? किस रेट पे उसकी लायबिलिटी टू पे है? उसकी लायबिलिटी टू पे है सेल्स टैक्स के रेट पे, जो कितना रेट, कितना परसेंट है? 17% पे। विच मीन्स के मैन्युफैक्चरर इज लायबल टू पे द टैक्स। इसका मतलब एक और क्लेरिफाई कर दूं, लायबल टू पे का मतलब किसको पे करेगा? वो टू गवर्नमेंट पे करेगा। कहां से पे करेगा? अपनी जेब से पे करेगा। ठीक है, अपनी जेब से पे करे, डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करके पे करे, मगर गवर्नमेंट को उसको पे करना है। रेट होगा 17%। अब ये 17% किस वैल्यू पे लगेगा? वो वैल्यू क्या है जिसपे 17% लगाया जाएगा? सुनिएगा ये मेरी बात। इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितने की है? 100 की। मगर चूंकि थर्ड शेड्यूल मेथड की, अब बता रहा हूं कि असल जो जान, जो स्पिरिट है ना थर्ड शेड्यूल का, वो ये है कि मैन्युफैक्चरर जो सेल कर रहा है उस अमाउंट पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, मगर किस किस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा? मैन्युफैक्चरर से जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो इस प्राइस पे चार्ज किया जाएगा जिसको कहते हैं रिटेल प्राइस। क्यों? क्योंकि पूरे चेन में जितना टैक्स आना था सारा का सारा एक पॉइंट पे कलेक्ट करना है, एक पॉइंट पे कलेक्ट करना है। इसका मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स। क्या है ये? सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स। का मतलब सारा टैक्स कितनी स्टेजेस में कलेक्ट होता है? सिंगल स्टेज। और इसके बाद जो दूसरा मेथड आपने पढ़ा वीएटी, उसमें एवरी स्टेज पे सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है, पूरा सप्लाई चेन टैक्स पे करता है। मैन्युफैक्चरर अलग, डिस्ट्रीब्यूटर अलग, रिटेलर अलग। तो ये जो वैल्यू है जिसपे हमने 17% चार्ज करना है, ये क्या होता है मेरा बच्चों? बताओ, ये होता है रिटेल प्राइस। ये रिटेल प्राइस होता है। ठीक है, ताकि सारा टैक्स कलेक्ट हो जाए। और आखिरी पॉइंट क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको पैकिंग में, जो पैकेजिंग है, जो पैकिंग है, उस पे क्या लिखना है? प्राइस भी लिखनी है, प्लस सेल्स टैक्स भी लिखना है। ठीक है, और कैसे लिखना है? ऐसे कि वो प्रोमिनेंटली हो, डब्बे की मेन जगह पे नजर आए, और वो मिट ना सके, इंडेलेबल हो और लीजेबल हो, यानी उसको पढ़ा जा सके। अब देखिए, ये सारा का सारा जो मैंने अभी आपको कवर कराया ना, पूरा का पूरा क्या, एक मेथड ऑफ टैक्सेशन, जिसके अंदर आपको सारे पॉइंट समराइज करके मैंने 4 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए। थर्ड शेड्यूल के अंदर आने वाली जो गुड्स हैं, उनको अगर आप बगैर देखे भी याद करना चाहते हो ना, तो जहन में क्या रखोगे? पहला पॉइंट कि ये पैकिंग वाली गुड्स होती हैं जो घर में आप आम दिनों पे इस्तेमाल करते हो। जी, शैम्पू हो गया, आपका सोप हो गया, आपकी जो है बहुत सारी जो डे टू डे कंज्यूमेबल्स हैं, टूथपेस्ट हो गया, ये सारी की सारी वहां कवर्ड है। ठीक है, ये बेवरेजेस कवर्ड है, सुट्टा कवर है। ठीक है, सुट्टा वो भी कवर्ड है यार। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीजें नहीं याद नहीं करनी हुजैफा, बिल्कुल भी थर्ड शेड्यूल की आपने कोई लिस्ट याद नहीं करनी, एक दफा देख लो, बस देख लो। उसमें एग्जामिनर अभी तक, आज तक ना, लिस्ट पे से कोई चीज नहीं पूछता, वो खुद बताता है कि थर्ड शेड्यूल बोर्ड से, वो खुद बताता है। आपने क्या याद रखने? ये 4 पॉइंट्स। थर्ड शेड्यूल में मुझे बताओ किससे टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट? बताते जाओ मुझे। सर, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरर। हु इज लायबल टू पे? मैन्युफैक्चरर। एट व्हाट रेट? 17%। किसका? किसका 17%? किसका? रिटेल प्राइस का। और रिक्वायरमेंट क्या है? क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है? पैकिंग पे प्राइस और सेल्स टैक्स को लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? ताकि टैक्स इवेजन ना हो। सर, ये कैसे हो सकता है टैक्स इवेजन? बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट को हम बता रहे हो कि हमारी जो रिटेल प्राइस है वो 100 रुपए, पैकिंग पे हम नहीं लिखें अगर 100 रुपए को, तो क्या होगा फिर? आप असल मार्केट में जब बेच रहे हैं वो 150 की हो सकती है,
तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या जाके आपकी एक एक प्रोडक्ट थोड़ी परचेज करेगा, इसीलिए डिब्बे पे लिखो। अब लिखोगे तो असल प्राइस ही लिखोगे ना, क्योंकि आपका कस्टमर फिर आपसे उससे ऊपर 1 रुपया नहीं देगा। अब एक एक प्रोडक्ट की प्राइस है 120 रुपए, मैं टैक्स बचाने के लिए 100 रुपए थोड़ी लिख दूंगा, क्योंकि फिर मेरा कस्टमर जो होगा वो क्या कहेगा, कहेगा भाई 100 रुपए की चीज 120 की कैसे बेचते हो। इस तरीके से टैक्स इवेजन नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये है, आता हूं हसन बेटा, अब आपके सवाल के जवाब देने जा रहा हूं। अब सवाल ये है कि जब मैन्युफैक्चरर ने कैलकुलेशन की तो कैसे होगी। देखिए गवर्नमेंट का ताल्लुक ही सिर्फ इससे, बाकी ना हम डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स कलेक्ट कर कंप्यूट करेंगे, ना रिटेलर का टैक्स हम कंप्यूट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी। जब मैन्युफैक्चरर इनवॉइस इशू करता है टू डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो उसको लिखता है 100 रुपए सेलिंग प्राइस, ठीक है, मगर सेलिंग प्राइस पे नहीं टैक्स चार्ज करता। प्लस जब वो करता है ना इसके साथ, तो प्लस वो किस चीज का करेगा, सेल्स टैक्स कैसे आएगा, इसका सेल्स टैक्स आएगा रिटेल प्राइस का 17%। तो प्लस कितना होगा 34। ये 34 कैसे कैलकुलेट हुआ मैंने आपको शो किया। अब अगली स्टेज पे गए, तो इनवॉइस जब डी को मिला तो कितना मिला 134। 134 में क्या था, 100 उसकी सेलिंग प्राइस थी और 34 उसका टैक्स था। फिर इसने आगे जब सेल की रिटेलर को, तो ये इनवॉइस इशू करेगा 160 प्लस 34। इसका मतलब जो सारा का सारा गवर्नमेंट को पे हुआ 34, जो एफबीआर को पे किया मैन्युफैक्चरर ने, वो पास ऑन कर दिया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो अब पास ऑन किसको कर रहा है, रिटेलर को। और रिटेलर जब आखिर में सेल करता है टू कंज्यूमर, तो वो 34 उस तक पास ऑन हो जाता है। देखा आपने कि कैसे मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया और एक एक स्टेज करके अल्टीमेटली उसी पे आ गया जिस पे ये टैक्स लेविएबल था या जिसने पे करना था। ये बेटा थर्ड शेड्यूल मेथड है, इसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए। अब वापस आ जाए, क्योंकि देखो इसमें ना जो थर्ड शेड्यूल में आम कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, क्या होती हैं, एवरीडे कंज्यूमेबल गुड्स। तो वो कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं उसके लिए आपको कौन चाहिए होता है, एजेंट चाहिए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी लायबल टू टैक्स है। वो क्या है, लायबल टू टैक्स। तो हुआ क्या मेरे बच्चों, देखा गया कि इन डे टू डे कंज्यूमेबल्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स इनकम टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। किस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या किया गया, फिर उनको यहां कवर किया गया। कैसे, सबसे पहली बात, कमीशन एजेंट हैं ये लोग, होलसेलर्स, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जिसको कमीशन एजेंट है बेसिकली, क्योंकि कमीशन पे काम करते हैं। तो किन प्रोडक्ट्स का थर्ड शेड्यूल, अब आपको समझ आया क्यों थर्ड शेड्यूल, क्योंकि ये कॉमनली डे टू डे कंज्यूमेबल गुड्स है। और मगर हर छोटे बड़े को कवर करना है नहीं, सिर्फ बड़ों को कवर करना है। कहां कवर करना है, कि ऐसा जिसकी कमीशन जो है वो एक्सीड कर रही हो 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई से। सप्लाईज जो होगा, सप्लाईज की अमाउंट का 0.2% से ज्यादा हो, विच मीन्स के ये बड़े एजेंट्स हो, तो क्या होगा। और साथ में फिर क्या हो कि ये किस लिस्ट में ना हो, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो। समझ जाओ इसका क्या मतलब है। हमारे पास ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन, मैन्युफैक्चरर जो क्या पे कर रहे हैं, कमीशन, किसको, अपने एजेंट को। और कौन सा एजेंट, जो थर्ड शेड्यूल प्रोडक्ट्स को सेल करता है आगे, कमीशन एजेंट है हमारा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो देखना सिर्फ क्या है आपने कि 0.2% से 0.2% से ज्यादा है तो फौरी से चेक करेंगे क्या, कि वो एटीएल में है कि नहीं है। एटीएल, साहिल मेरा बच्चा, एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को कहते हैं। अब ये एटीएल का मतलब क्या है, देखिए पहली बात ये है कि पहले एक कॉन्सेप्ट है कि जी एक टैक्स पेयर जो है वो जिसको कहा जाए कि एनटीएन होल्डर है कि नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है। एनटीएन होल्डर है, मगर एनटीएन लेना और उसके बाद एनटीएन होल्डर का कंप्लायंस ऑफ टैक्स लॉ करना दो अलग बातें। तो हमारे मुल्क में अगर मैं मिसाल दूं कि जी अगर 1 मिलियन, ऐसे मिसाल दे रहा हूं कि 1 मिलियन अगर एनटीएन होल्डर हो तो रिटर्न फाइल कर रहे थे 3 लाख। ये मिसाल मैं स्टेटिस्टिक्स में जो आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ये है नहीं। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, नया कॉन्सेप्ट लाया गया साहिल, कि देखा सिर्फ हमें एनटीएन होल्डर नहीं चाहिए, वो एनटीएन होल्डर चाहिए जो रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, जो टैक्स लॉ की कंप्लायंस भी कर रहे हो। तो इससे देखते हुए
एक कॉन्सेप्ट लाए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब वो टैक्स पेयर है जो रिटर्न फाइल कर रहा हो, अपना टैक्स पे कर रहा हो। ठीक है, इसकी खास तौर पे जो रिक्वायरमेंट क्या है, रिटर्न फाइल किया हो आपने। ठीक है बच्चा, अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या बढ़ाना है, एनटीएन होल्डर नहीं बढ़ाना, एक्टिव टैक्स पेयर बढ़ाना है, क्योंकि कंप्लायंस नहीं है। बेसिकली इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे एंट्री के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे कमीशन एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स नेट में ही नहीं है, टैक्स नेट में ही नहीं थे, तो अब उसको उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, और टैक्स नेट भी ऐसा जिसमें उनको एक्टिव टैक्स पेयर बनाने के लिए कि रिटर्न भी फाइल करेंगे। देखो, जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसका ऑडिट कैसे हो सकता है? रिटर्न फाइल करवा के, बेशक वो सही गलत जो भी है, रिटर्न फाइल करवा के एक्टिव टैक्स पेयर बनाना चाहता है, ताकि फिर क्या किया जा सके, उसका टैक्स ऑडिट किया जा सके। ठीक हो गया बात? इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, लिमिट्स और कंडीशंस। कंडीशंस लिमिट्स है नहीं, कंडीशंस क्या थी कि जी बिजनेस पर्पस के लिए हो, ठीक है, मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर है तो सूरत में ब्रांच को एलोकेट हो रहा है तब भी अलाउ होगा। ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस की एक बात बिल्कुल सही है, उम्र कहाँ थी जब लोकल कस्टमर्स को हो, फॉरेन कस्टमर्स के लिए वो भी नहीं थी। ठीक है, तो सारा का सारा अगर देखें तो हर वक्त अलाउड है। हाँ, खास तौर पे जो बात नोट करनी है एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की, अब एग्जाम पर्पस के लिए है तो हम बोल्ड स्टेटमेंट पास करेंगे क्या, कि देखो एक तो बिजनेस पर्पस को देख लेना कि जी ये एग्जामिनर कहीं वो पर्सनल नेचर का ना एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर दे दे, और वो अपने किसी बच्चे की शादी का, बर्थडे का एक्सपेंडिचर या कोई और इवेंट का एक्सपेंडिचर जो जाती नोयत का था उसको ना कहीं बिजनेस से लेस करा दे, वरना ये एग्जामिनेबल नहीं है, एग्जामिन नहीं हुआ। एग्जामिनेबल तो है बट एग्जामिन नहीं होता। तो पर्सनल नेचर और बिजनेस नेचर इसका मेन पॉइंट है। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि जिसको कहा जाए कि बिजनेस प्रेमिसेस लोकल कस्टमर्स होंगे तो उसके लिए कदगन है, एक रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन है कि उसके लिए लोकल कस्टमर के लिए बिजनेस प्रेमिसेस की रुकावट है, उससे बाहर वो होगा तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आए तो ये था जिसको कहें अब फंड्स। तो फंड्स में दो चीजें थी, एक तो वो अप्रूव्ड होनी चाहिए और दूसरा क्या है, टैक्स डिडक्शन के प्रोसीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली जो बात है वो ये है कि अप्रूव्ड वाला पॉइंट तो सिंपल सा है, और टैक्स डिडक्शन का भी क्या होना चाहिए, टैक्स डिडक्ट करने की बात नहीं है, उसकी अरेंजमेंट करने की बात है, तो अरेंजमेंट की हुई है उसके लिए। फाइन और पेनल्टी बशर्ते के तीन चीजें हैं, लॉ, रूल और रेगुलेशन। मगर यहाँ पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट की अगर वायलेशन हो गई तो वो कवर नहीं है, क्योंकि वो लॉ, रूल और रेगुलेशन में कवर नहीं होता। पर्सनल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है। दूसरा इसके बाद क्या है, अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड। अमाउंट कैरिड टू रिजर्व यानी जो आप रिजर्व क्रिएट करते हो, जनरल रिजर्व हो, स्पेशल रिजर्व हो, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, अमाउंट कैरिड टू रिजर्व, इस वजह से डिडक्शन नहीं है। उस रिजर्व से एक्सपेंडिचर हो तो फिर डिडक्शन मिलेगी। कैपिटलाइज का उसूल क्या है, कैपिटलाइज का उसूल ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन 3, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन 3 एनी एक्सपेंडिचर पेड पेबल कैपिटल नेचर का अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब है डिवीजन 3 में कैपिटल नेचर का अलाउड है, उसको छोड़ के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कोई कैपिटल नेचर की डिडक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे भी वो बात लिखी है कि इन एनी वे अगर वो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटलाइज हुआ होगा तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और वो तीन कौन से हैं जिनकी अलाउ होगी, एक होगा आपका डेप्रिशिएबल एसेट, दूसरा होगा आपका इंटेंजिबल और तीसरा होगा आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है एओपी का एक खास पॉइंट। एओपी के अंदर ये बड़ा मेन पॉइंट है क्या, कि एओपी अपने मेंबर को, अपने पार्टनर को ये अगर एक्सपेंस इनकर करेगा तो एओपी का ये डीएनए बनेगा। पहला क्या है, पीओडी, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्यूनरेशंस। इन पांच को याद कर लो, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन। अगर एओपी पे करेगी किसे, अपने मेंबर को, तो एओपी के लिए ये अलाउबल डिडक्शन नहीं है। उसके बाद आता है ये जो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल है। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल के लिए अब खास तौर पे ये बात नोट कर लें पहले कि ये यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल, पोस्टेज, इन पे अप्लाई नहीं होता। जो कुछ पढ़ेंगे एग्जामिनर इसको खास तौर पे नोट करता है। ठीक है, कि ये कोई ऐसा एक्सपेंस दे देगा जो यहाँ कवर्ड हो रहा होगा जिसपे ये लॉ अप्लाई ही नहीं करता।
ठीक है, एक्सेप्शंस को खास तौर पे देख लो उसके। और इसको भी क्यों एक्सक्लूजन में डाला गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड एक्सपेंडिचर है, ये फेक और इन्फ्लेट नहीं हो सकता। अगर किया किसी टैक्स पेयर ने तो टैक्स डिपार्टमेंट इजीली उसको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है सारे, ये इसको इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और वो इंडस्ट्री इन अ वे ये डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है जिससे इसका ताल्लुक है। इनको छोड़ के बाकी सबके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर जिसका टोटल अमाउंट है 250,000, अगर 250,000 का सम टोटल आता है और उससे वो अमाउंट एक्सीड कर जाए, ये बात किसकी हो रही है? ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ईयर एंड में 250,000 का वो एक्सपेंडिचर था। आप इसको इस तरह समझो, आप एक जहन में रखो लेजर, आपका कोई लेजर है, किसी भी एक्सपेंडिचर का लेजर जहन में रखे। हुआ क्या जी, ईयर एंड पे उस लेजर का बैलेंस क्या है? 250,000 से एक्सीड हो गया। फिर आप लेजर की इंडिविजुअल एंट्रीज की बात करो, इंडिविजुअल एंट्रीज कितनी होनी चाहिए? जो वेरियस डेट्स पे हमने रिकॉर्ड की थी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब आपका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? ये देखना कि उस लेजर को जो जिसका टाइटल जो हमने रखा था सिंगल अकाउंट हेड है, सिंगल अकाउंट हेड जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, रिपेयर का एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टिजमेंट का हो गया, फ्यूल का हो गया, वेरियस किस्म के जो हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। तो लेजर एक इंडिविजुअल एक्सपेंस का हो जिसकी वेरियस एंट्रीज हो मगर सम टोटल उसका 250,000 से एक्सीडिंग हो। तो हम फिर क्या करेंगे? एक एक एंट्री को चेक करेंगे, क्या वो एंट्री एक्सीडिंग 25,000 है, उसकी पेमेंट बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए थी, और अगर कैश में हो गई उसकी पेमेंट तो वो एंट्री डिसअलाउ हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास कोई टोटल एक एक्सपेंडिचर है, से वही मैं मिसाल दूं रिपेयर का, और उसमें एंट्रीज टोटल जो थी वो कोई 5-6 एंट्रीज थी या कोई 500 एंट्रीज थी, जितनी भी थी, मगर सम टोटल हमने देखा तो वो ना 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए का मतलब है 250,000 से एक्सीडिंग है। तो हमें इस चीज को इसकी कोई कंप्यूटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, हमें देखना है जी, अभी क्या देखना है आपने, अब मैं आपको ना, मैंने जैसे कहा कि जी आप पुरानी बातों को छोड़ दो, नई बातों को सीखो। जी लेजर उठाओ, कोई किसी भी एक्सपेंडिचर का लेजर उठाया। लेजर में मैंने जैसे आपको कहा जी आप कौन सा वाला उठाया? आपने रिपेयर का उठाया। मुझे बताएं इस लेजर में किस चीज की आपने एंट्रीज की होंगी? एक्सपेंडिचर की। कौन सा एक्सपेंडिचर? रिपेयर वाला। कोई और लाओगे यहाँ पे? नहीं। तो वेरियस जो एंट्रीज हमने की हैं ओवर द ईयर, पूरा साल गुजरा, इसका सम टोटल जो है वो एक्सीडिंग 250,000 होना चाहिए। जब ये आपने देखा कि एक्सीडिंग 250,000 है, तो आप हर एंट्री को चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक, एक एक को चेक करोगे, एक एक को चेक करोगे। आपने पहली एंट्री देखी वो थी 30,000 रुपए की, तो आपने चेक क्या करना है हर एंट्री में कि क्या वो एक्सीडिंग 25,000 है? एक्सीडिंग 25,000 है, ये है। इसकी पेमेंट कैसे होनी चाहिए थी? बैंकिंग चैनल से। मगर इसको कैसे हमने पे कर दिया? कैश में। ये बेटा ये एंट्री डीएनए बनी, याद रखना ये एंट्री, ना कि ये 250। अब समझ आ गई बात शायद? ठीक है। और इसी तरीके से हर एंट्री को चेक करो। सपोज करो अगली एंट्री थी 20,000 रुपए और वो कैश में पे की गई, तो नहीं, ये डीएनए नहीं बन सकती। ठीक है ना, ये डीएनए नहीं है, इसकी डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्शन मिलेगी क्योंकि हर एंट्री का हमने चेक क्या करना है? 225,000 से ऊपर होना चाहिए। सबको समझ आ गई ये बात? इस तरीके से आप देखिए, एग्जामिनर ना आपको चेक करने के लिए इतना बड़ा लेजर थोड़ी देगा। एग्जामिनर आपको बेटा आराम से क्या करता है? वो करता ये है कि एक एक एंट्री, बेटा एक एक एंट्री की बजाय ना कि 1 2 3 4 5, वो लेजर ही ऐसा उठाता है, एक्सपेंडिचर ही ऐसा उठाता है कि जिसके अंदर एंट्री एक हो। ठीक है, एंट्री एक हो भाई। इसी को मैं इस तरह एग्जामिनेशन के लिए लेता हूं कि जी मेरा रिपेयर का साल में एक ही दफा एक्सपेंडिचर हुआ और वो एक्सपेंडिचर था 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो सिंगल एंट्री कितनी? 3 लाख रुपए की। सम टोटल कितना? 3 लाख रुपए का। तो अब इसका मतलब है कि सिंगल रिपेयर एक्सपेंस कितने का है? 3 लाख रुपए का। अब इसको ऐसे भी चेक करेगा, ऐसे ही चेक करेगा बल्कि। अब इसको लिए कहता है कि ये कैश में पे हो गए, बताएं क्या करोगे? भाई सिंगल अकाउंट हेड है। ठीक है, सम टोटल कितना है जी? 2.5 लाख से ऊपर। इंडिविजुअल एंट्री कितनी है? 25 से ऊपर। तो क्या बन गया? कैश से थोड़ी पे होना था। आई बात समझ बच्चों? ये समझ आ गई कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा? एग्जामिनर आपको एक एंट्री के थ्रू ही पूछ देगा। तो याद रखना, जब वो, मेरी उस वक्त बात याद रखना कि जब आपको नजर आए ना यार ये तो भाई सिंगल एंट्री है, ये तो लेजर नहीं है, इसमें तो बेटा लेजर ना लाजमी नहीं है, एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? आगे आते हैं।
और ये एक्सेप्शंस याद रखना, एक्सेप्शंस बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। उसके बाद है सैलरी की। सैलरी में ये ऐसे नहीं चेक करेंगे, ये सारी चीजें सैलरी सारे एक्सपेंडिचर उसी तरीके से कवर होंगे जैसे मैंने बताया, सिवाय सैलरी के। सैलरी में सिंपली हमने देखना है पर मंथ कितनी पेमेंट है। अगर पर मंथ 25,000 से अमाउंट एक्सीड कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक होगी, कैश में नहीं हो सकती। फिर क्लॉज एन पहले से कवर्ड है। ओ any expenditure in respect of sale, promotion, advertisement, publicity in excess of 10% of the turnover, मगर कहाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जब सवाल आप करते हो वहां ये आपको क्लू देगा। सवाल मतलब जब पढ़ते हो और बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये पर्सन इज ऑफ सच एंड सच नेचर, ये बिजनेस करता है, कहीं आपको नजर आ जाएगी कि वो होटल इंडस्ट्री है, तो वहां आपको याद करना पड़ेगा कि जी होटल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या खास बातें थी। तो हमने देखा था कि अगर वो फ्री लंच प्रोवाइड करे ड्यूरिंग जो ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल की अगर वो एग्जाम्पल देगा तो ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, लिंक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि हाँ जी इसके लिए कोई खास बात थी। तो अब एग्जामिनर जो होगा अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दे दे किसी को, तो फिर आप उस सूरत में याद रखोगे कि उसकी सेल प्रमोशन, एडवर्टिजमेंट और पब्लिसिटी का जो एक्सपेंस होगा उसके टर्नओवर यानी सेल के 10% से अगर एक्सीड कर गया तो एक्सेस को डिसअलाउ किया जाएगा। अप टू 10% होगा तो हम अलाउ करेंगे। मगर ये याद रखना मेरे बच्चों, ये एक्सपेंडिचर है, ये अलाउंस नहीं है कि हो या ना हो हमने 10% देना है, नहीं, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। उसने एक्सपेंडिचर कितना किया, 10% ऑफ द सेल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो डिसअलाउंस नहीं होगा। वो 10% से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर गया तो हम एक्सेस को डिसअलाउ करेंगे। फिर ये प्रोविजन है जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ कि यूटिलिटी बिल्स को भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की तरह लिमिट किया जाए। इसकी अभी तक कंडीशंस और लिमिट्स नहीं है, इस वजह से पूरा का पूरा अलाउ होगा। उसके बाद आता है बेटा कि अगर हम सेल करते हैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, मगर अगेन देखना पड़ेगा कि ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो कहाँ का है। अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टैक्स का है। देखिए सेल्स टैक्स एक्ट को और इनकम टैक्स एक्ट को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को एक तरीके से जोड़ दिया गया, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ हेल्प कर रहा है किसकी, सेल्स टैक्स की, ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ सके। कहता है कि अगर किसी ने सेल की है तो अ पर्सन जो कि सेल्स टैक्स एक्ट में लायबल टू बी रजिस्टर्ड था मगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ये बात कैसे लिखी है इसको थोड़ा सा देख लें कि जी चूंकि दो लॉज इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स मेड to a person required to be registered but not registered necessarily by an industrial undertaking। ये कि ना सिर्फ ये कि वो जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड हो, मगर वो साथ में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी हो, और उसमें और भी कंडीशंस हैं कि वो जो बंदा है जिसकी बात हो रही है वो कोई हल्का नहीं हो, ठीक ठाक बड़ी लेवल का खिलाड़ी हो। कैसे, देखिए उसकी सेल्स कितनी ज्यादा होनी चाहिए, सेल्स इक्वल टू आर एक्सीड 100 मिलियन। तो इसका मतलब है 100 मिलियन सर, ठीक है। शुएब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। आपने इसका कॉन्सेप्ट जो कि कंपनी के साथ लिंक करके पढ़ा था इसलिए आप पूछ रहे हो कंपनी। तो सुनिएगा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरर को कहते हैं, पर्सन कोई भी हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, इंडिविजुअल यूपी कंपनी। आपने चूंकि डिप्रिसिएशन में इनिशियल अलाउंस के बाद अगले दो सेक्शन ऐसे पढ़े थे जिसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और ओन्ड और मैनेज्ड बाय अ कंपनी लिखा था, तो इस वजह से कंपनी से आपने शुभ लिंक किया शायद, करेक्ट। मगर याद रखना बेटा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनी होना लाजमी नहीं है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, और ये एक टेक्निक कोई भी कर सकता है। तो बेटा ये नोट कर लें कि ये हल्का बंदा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। कैसे कि इसकी सेल्स लाजमन कितनी हुई हो, 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की परचेजेस करते हैं मगर वो रजिस्टर ही नहीं कराते सेल्स टैक्स में, तो इनकम टैक्स के थ्रू उनको मजबूर कर दिया जाए। कैसे मजबूर किया जाए कि ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है मगर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो इनकम टैक्स में नुकसान होगा। किसे नुकसान होगा, उस मैन्युफैक्चरर को होगा जो ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है। अब मसला यह है कि उसकी डिसअलाउंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अमाउंट ऐसे कैलकुलेट किया गया, ए इंटू बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। ए क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ जो रिडक्शन है, बी क्या है उस पर्सन का टर्नओवर है, और सी क्या है उसकी सेल्स है, ठीक है। ये एक चीज आपको याद होगा, काफी तफसीली मैंने
आपको बताई थी। अब ऑब्वियसली जो आपके पेपर का कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैं इस प्रोविजन को थोड़ा सा कैटेगरी बी में रखता हूं, बाकी सारी बातें कवर हो चुकी। ठीक है, अब आप थोड़ी साथ साथ, चूंकि देखें मैं चाहूंगा कि आप अगला जो आधा घंटा है वो अब आप लगाएं एक एक कैलकुलेशन पे। ठीक है, और साथ साथ ऑब्वियसली जिस तरीके से मैं समझाता हूं तो आपके लिए बहुत आसान भी होता जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस बेटा हम कवर कर लेंगे इस पे, क्योंकि उसके लिए मुझे 2-3 मिनट्स ही चाहिए, ज्यादा उसकी तफसील नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए उसकी रेलेवेंस जिस हद तक है उस हद तक अब आपको संडे पे कवर करा दूंगा। ठीक है बेटा हुजैफा। और दूसरी चीज ये है कि अगर इनकेस टाइम बचता है तो आज मुझे याद करा देना। देखो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी से, टाइम की थोड़ी सी कमी है, हम अगर चूंकि आपकी नीड्स के हिसाब से मैंने चीज बनानी है जो आपको इस वक्त हेल्प कर सके, आपके काम आ सके, तो देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको फिर कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ बच्चों। एक है जी क्वेश्चन, वो है अच्छा, अब यहाँ रुकिएगा बेटा, पहले समझिएगा, क्योंकि देखो हमने रटा नहीं लगाना, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ए इज engaged in manufacturing during tax year 2020, his net profit is rupees 1 billion। देखिए आपको नेट प्रॉफिट से, नेट इनकम से वो लेके जाएगा, फॉलोइंग डिडक्शंस फॉर क्लेम्ड इन कैलकुलेशन ऑफ। अब यहाँ आपसे ना इसके बाद वो कुछ भी पूछ सकता है। अब ये कहाँ से लाएगा बताओ, कहाँ कहाँ से लाएगा? ये आपको सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 29 तक जो एक्सपेंडिचर है वो ही आएगा। अब आपको क्या याद रखना है, ये दो जो पिछले लेक्चर से वो याद रखना है और आज का लेक्चर याद करना है, बस खत्म। ठीक है, इसको अगर तुम अच्छा रिवाइज कर लोगे तो यही होगा ना। अब हम मिसाल देते हैं इसको, मैं अभी आपको जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ ना, आप जरा देखें कि कैसे चीजें कवर हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा
हाँ जी बच्चों, ये आपको अब तक जिस तरीके से मैं लेके चल रहा था उसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये एक आइडियल केस स्टडी बन जाती है। ठीक है, आप लोगों ने अगर साथ में नोट करते रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये जो स्नैपशॉट इसका ले लें और उसके बाद जो है आप उसको नोट करके बाद में देखिएगा। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं। नो सर लास्ट में कुछ मैं आता हूँ बेटा उस पर, शोएब पहले मैं रीड करता हूँ, साथ में आप करेक्ट करते जाओ। नहीं अभी नहीं बेटा, शर्जील थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ ताकि आपने जिसने बिल्कुल सही है बेटा, महद मैं रिपीट सारा करूंगा ताकि जिसने नोटिंग की है बेटा वो साथ में देख ले। मिस्टर ए इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2020, हिज नेट प्रॉफिट इज ₹1 मिलियन। फॉलोइंग डिडक्शंस पर ये है, फॉलोइंग डिडक्शंस पर क्लेम्ड इन, हाँ बेटा वो इज क्लेम्ड इन कैलकुलेशन ऑफ अबाउ सेड नेट प्रॉफिट। पहला है प्रोविजन फॉर वारंटी 500,000, इनिशियल अलाउंस 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो कि 1 मिलियन है। पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस ये है 100,000, यहाँ मैंने अमाउंट नहीं लिखी, ये 100,000 की है। ठीक है, ये लिख लें काइंडली। कंट्रीब्यूशन पेड टू बेल साइंस फाउंडेशन, कोई साइंस फाउंडेशन है बेल्जियम, फॉर साइंटिफिक, उसने कंट्रीब्यूशन किया है वहां पे किसके लिए, रिसर्च फॉर बिजनेस पर्पसेस। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बेड डेट है 1.2 बिलियन का, एक्चुअल बेड डेट्स जो थे उसके 250 थे। लीज रेंटल पेड टू अप्रूव लीजिंग कंपनी 3.2 मिलियन की है, जिसमें से 1 मिलियन जो था वो डाउन पेमेंट है। मिस्टर ए हैड बिल्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन, और जिसमें से क्या हुआ कि उसने फॉलोइंग एक्सपेंस किए, एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन के लिए बिल्डिंग उसने 4 मिलियन की बनाई, फर्नीचर उसने 3 मिलियन का बनाया, सैलरीज 2 मिलियन की है, और इलेक्ट्रिसिटी और अदर रेवेन्यू एक्सपेंस 1.6 की है। ऑल ऑफ दीज एक्सपेंडिचर जो होगा डिडक्ट हो गया, उसने स्टेट डिडक्शन कर दिया, उसने बिल्डिंग बिल्डिंग सबको डिडक्ट कर दिया, स्टेट डिडक्शन। टेक्निकल बुक्स उसने रिलेटेड टू प्रोडक्शन परचेज किए 500,000 के, इन सब चीजों को वो डिडक्ट कर चुका है। फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसने जो परचेज किया, सॉरी ये एक अदर इनकम भी है उसके पास, जनरेटर और गाड़ियां जो है रेंट पे वो देता है, और 20 लाख रुपए वहां से आए हैं। ए को उसके सप्लायर ने मैकबुक एयर दिया है और वो 280,000 की कॉस्ट का है। ठीक है, अब बताएं जरा मुझे क्या आपको, अच्छा मैं खुबैब कहाँ बेटा, सैलरी के ऊपर, सैलरी के नीचे कहाँ, ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ बेटा अगर कोई रह गई है चीज, अहमद अली मैं आता हूँ बेटा। ठीक है, हो गया महद। अच्छा जी, जो जो बेल्जियम वाला था, कहाँ था ये साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है बेटा इसकी अमाउंट लिख ले बेटा। ठीक हो गया भाई, सही है, इसकी अमाउंट लिखिए। ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो इसकी अमाउंट थी वो 5 मिलियन है, 50 लाख रुपए इसने दिए वहां पे। बताओ मुझे बेटा। शर्जील कह रहा है सर इतना इजी हो गया है मेरा मजा आ गया आपके सेशन की वजह से। भाई खुश रहो, देखो हमने ना, करे सॉल्व भाई करो, मैं क्या सॉल्व करूं इसको, अब आप तो पढ़ चुके ना, आपके सामने केस स्टडी है पूरी की पूरी, इससे कहाँ जाएगा सवाल यार, इससे कहाँ जाएगा, देख लो खुद तो, आपके सामने है, तकरीबन चीजें मैंने कवर की हैं। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चों, बताओ जरा मुझे, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो हेड नोट्स लिखोगे, देखो मार्क्स लूज नहीं करना बेटा, हेड नोट्स लिखोगे, लाजमन लिखना हेड नोट्स को। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बेटा 2-3 हेड नोट्स होते हैं, प्लीज उसको सेंटर में लिख लेने से एग्जामिनर जो होता है ना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले टैक्स पेयर का नाम लिखेंगे, जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में बताया जाएगा तो हम बताएंगे, वरना सेल्स टैक्स में हम बताएंगे रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिस्टर ए की कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, टैक्सेबल इनकम, अगर टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी होती तो हम वो भी लिखते हैं, टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जी कैलकुलेशन पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है, कितना था नेट प्रॉफिट इसका, 1 मिलियन था।
हाँ बेटा, 1 मिलियन है, ये इसका नेट प्रॉफिट है। अब देखो आपको ना, चूंकि डेटा में इतना ये जो डेटा में आपके वाजे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये क्या है सर? अब बरीका बेटा, रेग का मतलब तुम्हारा क्या है? रजिस्टर्ड? वो सेल्स टैक्स में, वो सेल्स टैक्स में, वो सेल्स टैक्स में, सेल्स टैक्स में बेटा, यहाँ नहीं, इनकम टैक्स में नहीं। ठीक है, क्योंकि सेल्स टैक्स में उसकी वजह से चेंजेस आ जाती है, उसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का गिवन ही नहीं होता इनकम टैक्स में, ज्यादातर होगा तो हम लिखेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो रेजिडेंट मान के हम रजिस्ट्रेशन की पर्सन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है बरीका, चलो अब देखो मेरे बच्चों क्या है, देखो यहाँ ना, अब एक मेरी एडवाइस सुनना। यहाँ देखो आपके पास क्या है, देखिए सीधा सीधा आप ये इनकम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए लाजमी नहीं है कैसे करें, मगर मैं चाहता हूं कि इनकम है ना, तो पहले इसमें हम इनकम सेट कर लें। एड कौन सी इनकम जो उसने शामिल ही नहीं की थी, कौन सी इनकम शामिल नहीं की थी? ये रेंटिंग से। क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है? ये आती है, बिल्कुल आती है। इनकम फ्रॉम, याद रखना, मार्क्स यूज नहीं करना चाहते ना मेरे बच्चों, तो ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखना यार, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखना, क्लासरूम वाली नहीं लिखना जो हम एब्रीविएशन लिख रहे होते हैं। यूजफुल लैंग्वेज, इनकम के लिए फुल लिखना बेटा। इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ, किस चीज का रेंटिंग है? व्हीकल्स। एंड किस चीज का था? जनरेटर्स। कितनी इनकम आई थी इसकी? 20 लाख रुपए। हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस इनकम है, उसने इसको इनकम में शामिल ही नहीं किया था। ये क्यों हम ऐड कर रहे हैं? ये हमने सेक्शन 18 यहाँ चेक किया है, 18 में इसको बिजनेस इनकम बनाया गया था, करेक्ट। उसके बाद क्या ऐड करेंगे मेरे बच्चों? ये भी ऐड ही हो रहा है, चलो बार बार ऐड लिख देता हूँ। बताएं क्या ऐड करूंगा? दूसरी इनकम। कौन सी इनकम ऐड करेंगे? इनकम ऐड करेंगे जो इसको, ये देखना डिस्क्रिप्शन का तरीका, क्योंकि लॉ ने क्या कहा था? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ किस चीज का? मैकबुक एयर गिवन बाय सप्लायर। ठीक है जी, कितना है इसके? 280 लिया था मैंने, ये 280। ये क्या हो रहा है मेरा बच्चा? ये भी सेक्शन 18 चेक हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस चेक हो रहा है। ठीक है बेटा, सेक्शन 18 को पेपर में नहीं लिखेंगे, नहीं 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 लिखेंगे, दिस इज, ये नहीं लिखेंगे। याद रखने, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा का सारा कोर्स बिजनेस का इस सवाल में आ रहा है। ये नहीं आएगा पेपर में, ये नहीं लिखना आपने, ये नहीं लिखना। सेक्शन के नंबर आपको याद भी नहीं होने चाहिए। याद करना तो दूर की बात है, लिखना तो दूर की बात है, याद करने पर टाइम डिजाइन नहीं करना। ठीक है बच्चा। तलहा एफएमबी चूंकि एक स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, यूज की जा सकती है। आगे बढ़े बच्चों, ये आपका हो गया क्या? अब आ जाए डिडक्शंस पे, आप करते जाओ यार। अब आपको सारा पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो कर पाओगे। पहले डिडक्शन पे है प्रोविजन फॉर वारंटी। बताएं प्रोविजन अलाउ होता है? इसलिए मैं, चूंकि आप कंफ्यूज ना हो, सवाल में कोई ऐसा ना हो कि बच्चा फिर इस पे परेशान होना शुरू कर दे, तो इसमें इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आप परेशान ना हो। देखिए मैं इसको यहाँ लिखना शुरू करता हूँ सवाल में कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। प्रोविजन फॉर वारंटी किस चीज को पूछा इसने? सेक्शन 20 को पूछा। 20 को पूछा, 20 में क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ तो क्या है? इनकर्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर वारंटी क्या बन गया? सेक्शन 20 के मुताबिक अलाउड नहीं है, इनकर नहीं है। ठीक हो गया। ऐड करें भाई, लिखें इसको, प्रोविजन फॉर, ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? प्रोविजन फॉर वारंटी। क्यों ऐड कर रहे हो सर? 20 की वजह से। कितना था बच्चा अमाउंट? अमाउंट बताएं मुझे जरा। 500,000। ठीक है, साथ साथ चलते रहे, मुझे जरा बताते रहे ताकि आप भी एक्टिव रहो। ठीक हो गया। चले भाई, ये 20 इसमें आया था। 20 में इनिशियल अलाउंस 25% बिल्कुल सही है। कॉस्ट, मगर किसकी कॉस्ट? ये देखो फर्नीचर। फर्नीचर क्या डीएनए है? नहीं है। तो 25% किसका होगा
भाई वो होगा डीएनए का, फर्नीचर का, ये 1 मिलियन एडबैक हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसकी नॉर्म याद रखना, ये सिर्फ किस हद तक है, इनिशियल अलाउंस के हद तक है। ये नहीं बताया कि इसकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम थी या नहीं थी, क्लेम थी, वो सेपरेटली क्लेम है, उस पर सवाल नहीं होगा। ठीक है ना, उस पर सवाल नहीं है। इस बंदे ने क्या किया, 25% 1 मिलियन का, 25% 1 मिलियन का, इसका मतलब कितनी डिडक्शन क्लेम की इसने, 1 मिलियन की डिडक्शन क्लेम की। क्या मैं एडबैक 1 मिलियन करूं, एडबैक करूं मैं, एड इनिशियल अलाउंस। ठीक है, इनिशियल अलाउंस कितना था मेरा बच्चा, 1 मिलियन की कॉस्ट का 25% उसने क्लेम किया था, तो एडबैक कितना होगा, 25 यानी 2.5 लाख रुपए, ये एडबैक होगा। समझ आ रही है बात? चलो आगे। और मुझे बताओ क्या टाइम लग रहा है, आपने वो सवाल सवाल जो बोल रहे थे, सवाल सवाल हो रहा है, बताओ मेरे बच्चों, हो रहा है? ये क्या चेक किया हमने, ये चेक किया हमने 23। ठीक है सर, इजी हो रहा है ना, जबरदस्त। अब देखिए फिर इसके बाद है पेनल्टी, ये कहाँ से आया भाई सर, ये आया 21 से, सेक्शन 21 डीएनए से आया, डिडक्शंस नॉट अलाउड। देख रहे हो डिडक्शन क्या पेड है, क्यों, अब इसमें किस चीज की वायलेशन है, लॉ की वायलेशन है। तो क्या हो जाएगा, डीएनए गलत क्लेम हुआ, 1 लाख रुपए एडबैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ऐड कर लो। और अगर कोई सही था तो हम उसको छोड़ देंगे, मैंने तो वो रखे ही नहीं है ना, मैंने तो आपको प्रैक्टिस करानी थी, इसलिए मैं एडबैक ज्यादा करवा रहा हूँ, मैंने सवाल ही ऐसा बनाया। मगर अगर उसने सही किया था तो ठीक था, अगर यही लिखा होता ये वायलेशन कॉन्ट्रैक्ट की थी, हम कुछ ना करते, उसने सही डिडक्शन की थी। ठीक है, तो क्या है पेनल्टी और डिस्क्रिप्शन। बेटा याद रखना, मैं यहाँ इतनी नहीं लिखूं, आपने पेपर में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज, बताओ मुझे कितनी थी, 100,000, एडबैक कर दो। ठीक है बेटा, उसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन पेड टू, तो साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन कौन सा था, किसी को याद है, साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन कौन सा था पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान, तो सेक्शन सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 26। और खास तौर पे उसका क्या आपको चेक करना था, दो, एक पाकिस्तान में इनकर हुआ हो एक्सपेंडिचर, और दूसरा साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान में हुई हो। ये कहाँ हो रही है रिसर्च, मुल्क से बाहर। तो क्या हो जाएगा फिर, बेशक उसका बिजनेस पर्पस है, मगर ये 5 मिलियन लेने बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने 26 की वायलेशन कर दी। तो ऐड कर लें जी इसको। ठीक है, ये है कंट्रीब्यूशन टू बेल साइंटिफिक फाउंडेशन। ठीक हो गया, कितना था, 5 मिलियन, ये 5 मिलियन देखो क्या बेटा। ओके, आ जाए जी दूसरी चीज पे। देखिए उसके बाद क्या है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और एक्चुअल प्रोविजन क्या है, ये सेक्शन 29 है। बताएं जी 29 में क्या अलाउ होता है, एक्चुअल होता है, तो हम ये अलाउ करेंगे, ये डिसअलाउ करेंगे, प्रोविजन डिसअलाउ होगा मगर एक्चुअल अलाउ होगा। ठीक है बच्चा, तो प्रोविजन कितना है, 12 लाख का, एक्चुअल है 2.5 लाख। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एड बैक करेंगे। ठीक है ना, पहले करेंगे एड क्या, प्रोविजन और बेड डेट, कितना है 12। उसके बाद क्या है मेरा बच्चा, लेस, क्या लेस करेंगे, बेड डेट जो एक्चुअल है, कितना है वो, 2.5 लाख रुपए, ये लेस कर लो। अलग अलग करना है बेटा, नेट ऑफ नहीं करना। सही हो गया बेटा, नेट नहीं करना, नेट नहीं करना, दो अलग अलग प्रोविजन से नेट नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंस भी नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग करेंगे, ताकि वो उसको पता चले कि हमें इस चीज का पता था। ठीक है, फिर आए लीज रेंटल्स, बिल्कुल सही उसने डिडक्शन की है। ये देखो खास तौर पे लीजिंग कंपनी भी अप्रूव था, बिल्कुल सही किया, और वो इतना अमाउंट था, मगर गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ सिर्फ इस अमाउंट में हुई। क्यों, क्योंकि ये किस चीज का है, ये डाउन पेमेंट का है, तो हम पूरा अमाउंट एडबैक नहीं करेंगे, जो डिसअलाउ है वो डाउन पेमेंट का है, डाउन पेमेंट हमारा एक्सपेंडिचर ही नहीं है। ठीक है, तो एडबैक हो जाएगा, बाकी नहीं होगा सारा डाउन पेमेंट। क्यों भाई, ये डाउन पेमेंट एसेट होता है। ठीक है ना, याद है आपको, ये एडबैक कर लो, ये इनकम में ऐड हो जाएगा, एक 10 लाख रुपए 1 मिलियन हो रहा है बेटा।
समझ आ रही है चीजें? आसान लग रहा है? ये सारी चीजें कवर हो रही है ना। बचा क्या बेटा? ये कौन सा सेक्शन था सर? ये सेक्शन 28 था। ये 28 था। अब आ जाए जी ए की क्या है? ए ने फिर वो जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज वाला सेक्शन था 27। देखो कोई बचा है सेक्शन? सारे कवर कर दिए ना मैंने। अब 28 में देखिए उसने एक तो बिल्डिंग की डिडक्शन क्लेम कर दी, गलत। उसने फर्नीचर की, क्योंकि आपने पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं देता वो सेक्शन। हाँ अलबत्ता सैलरीज की डिडक्शन सही क्लेम की उसने, और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सही क्लेम किए। तो एडबैक क्या हो जाएगा बताओ? एडबैक हो जाएगा बिल्डिंग, और हेड हो जाएगा बिल्डिंग, और दूसरा फर्नीचर, क्योंकि वो कैपिटल था। ठीक है, उन दोनों को मिला लो, कितना हो गया? 7 मिलियन। हाँ जी मेरे बच्चों, हो गया सवाल? सारे सेक्शन चेक हो गए? ये देखो ये क्या था सर? ये था सेक्शन 18। ये था सर सेक्शन 18। देखो भाई सारे सेक्शन चेक हो गए। हाँ एक रहता है, ये टेक्निकल साइंटिफिक बुक्स। ये क्या है जी? डेप्रिसिएशन। ये देखो डेप्रिसिएशन को भी मैं लेके आया हूँ। इसने क्या किया है? 5 लाख रुपए के टेक्निकल बुक्स को स्ट्रेट डिडक्ट कर दिया है। गलत किया। एड टेक्निकल बुक्स कितने के थे? 5 लाख रुपए के थे। 5 लाख रुपए एडवेक कर दो, मगर फिर लेस करो। क्या करना है मेरा बच्चा? क्या हमने करना है? लेस क्या करना है? क्योंकि टेक्निकल बुक्स पे हमें क्लेम मिलता है 15% की डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ऑफ टेक्निकल बुक्स तो कितने की थी? 5 लाख। 5 लाख की बेटा 15% निकालो, कितना बनता है? 75,000। ये बनता है 75,000। हमने इसको लेस करना है। इनिशियल अलाउंस वाली जो बात थी ये रिपीट कर दें? बिल्कुल रिपीट करता हूं बेटा। इनिशियल अलाउंस जो था ना बेटा, वो किस चीज पे मिलता है? इनिशियल अलाउंस मिलता है बेटा ईडीए पे। ईडीए की डेफिनेशन से निकाला गया था किस चीज को मेरा बच्चा? फर्नीचर एंड फिटिंग्स को। तो गलत एसेट पे उसने क्लेम कर लिया है। अहमद ठीक है? हाँ जी बोलो बच्चा, हो गया सवाल? यार अब ऐड कर लो यार। बताओ भाई। सर पास पेपर करने बैठो तो गलती। देखिए नहीं नहीं, एक बात सुनो ना बरिका, क्लास में सब सही होता है। देखिए ये तो भैया वही मसला है ना कि पास पेपर की टेक्स्ट में फिर मसाइल क्या है? एक, वो लॉ चेंज हो चुका होता है। दो, सजेस्टेड सॉल्यूशन से अगर आप करेंगे ना बेटा, तो सजेस्टेड सॉल्यूशन तो इस वक्त अपडेटेड नहीं है। भाई आप आज मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, चलो बताओ मुझे, मजा आ गया ना? कवर हुआ सब कुछ, सारे सेक्शंस मैंने लिख दिए। अब क्या होगा, जहां मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना आपको 1 2 3 करके, वो हो सकता है ये पॉइंट ना हो, दूसरा पॉइंट ले ले। ठीक है ना? अब देखिए साइंटिफिक रिसर्च में से हो सकता है वो कोई और कंट्री दे दे। एक्चुअल बे डेट वाला, हाँ ये सही कह रहा है शर्जील, सही कह रहा है शर्जील, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। एक चीज रह गई है बेटा, मेरा ख्याल है, देखो चेक कर लो, रहे तो नहीं क्या कुछ? प्रोविजन फॉर बेड डेट है? नहीं 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 शर्जील, ये देखो ये लिखा है मैंने, नहीं रहा बेटा। ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक हो गया भाई। 18 मिलियन टोटल आता है जवाब इसका, 18,505,000, ऐसे ही एडअप करना। सही है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर फर्नीचर की, नहीं वो पता है अजहर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन सेपरेट है। इनिशियल अलाउंस की हद तक उसने पूछा, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में थी नहीं, इस वजह से नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमने लेस नहीं किए, वो सेपरेट है, वो मैंने डिस्कस किया आपसे। चलो भाई बताओ भाई, टाइम कब तक था क्लास का? 7 बजे तक था। 7:30 तक, ओके गुड है, फिर तो गुड है। हाँ मेरे बच्चों बोलो भाई। अहमद, अहमद क्या बेटा? अहमद पूछो बेटा। सैलरी और एक्सपेंस एक्सीडिंग 250 डीएनए क्यों नहीं हुआ? कहाँ कहाँ है इसमें? नवाल कहाँ पूछा है? 250 की सैलरी कहाँ है जिसमें ये वाली बात पूछी हो? गिवन बाय ए। मुझे सवाल में दिखाओ
कि कहाँ आपको बताया गया था कि इसने सैलरीज पे की थी एक्सीडिंग 250 वाली, ये वाली बात कर रही हो सैलरी, इसलिए हाँ ठीक है समझ आ गया नवाल, अब मैं आ गया आपके सवाल तक आ गया। देखो नवाल, ये जो सेक्शन चेक किया है ना, इसमें उसने क्या बनाया, अगर तुम्हें याद हो तो सेक्शन 27 का ताल्लुक था, मैं रिपीट करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और फैसिलिटीज से। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज में तुम्हें याद है कि अगर कोई एम्प्लॉइज के लिए क्या काम करे, दो काम करे ट्रेनिंग वाले और दो काम करे फैसिलिटीज वाले। फैसिलिटीज में दो काम कौन से थे, स्कूल बनाए या उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनाए, और दूसरा था उनके लिए दो ट्रेनिंग्स वाले, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए और ट्रेनिंग स्कीम बनाए। इन सब के खर्चे को डिडक्ट किया है सेक्शन 27 ने। अब इस सेक्शन की शुरुआत में तुम पढ़ोगे तो लिखा है अदर देन, डिडक्शन तो मिलेगी, यहाँ क्या है उसने क्या स्कूल बनाया तो डिडक्शन तो उसको 27 दे रहा है, मगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा था। तो इन दो को भी हम सिर्फ इसलिए अलाउ कर रहे हैं कि 27 ने कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को इस सेक्शन में अलाउ नहीं किया, और उसने जो बाकी सब कुछ अलाउ किया है यही तो 27 है जो अलाउ कर रहे हैं। नवाल आप बताओ। हाँ भाई समझ आया क्यों, स्कूल की बिल्डिंग फर्नीचर पे डिप नहीं होगी, उसके अलाउबल नहीं है, अहमद शबीर अलाउबल नहीं है, और बिजनेस से उसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ चूंकि उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ से डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे स्कूल की, उसका क्या ताल्लुक है उससे। और सेक्शन 27 में जब हम जाते हैं तो 27 सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस की हद तक बेनिफिट दे रहा है, और अगर देखो तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, डायरेक्टली तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बेटा। सर टाइम बच गया, स्पेकुलेशन बिजनेस, बिल्कुल कहा हुजैफा, गुड बेटा। चलो भाई मुझे आप सारे बच्चे जल्दी से फीडबैक दो। अब बिजनेस के बारे में जब हमने आप लोगों को स्टार्ट कराया था उससे पहले क्या फीलिंग थी, आज क्या है, मैनेज हो जाएगा। अच्छा तो जब भी फैसिलिटीज देंगे डिडक्शन मिलेगी, डीएनए क्यों बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर का जो होगा वो डिसअलाउ होगा नवाल। जब हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज की बात कर रही हैं तो उस वक्त इसका ठीक है। देखिए अब ना आपको इसी जिस ये आपके सामने एक मॉडल क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है जिसने तकरीबन सारे सेक्शंस को किसी न किसी हद तक कवर किया। अब आप देखें, आप जितना इन सेक्शंस को अच्छा रिवाइज करोगे, पिछले 2-3 सेक्शंस में जो हमने जिस तरीके से किया, की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, वही तो होंगे, वही तो होंगे बेटा। बेहतरीन बेटा। चलो अब मैं जो रिमेनिंग, बेहतरीन हो गया बेटा, सेल्स टैक्स की चोरी का कल बेटा, फातिमा कल कल मुझसे पूछना बेटा, बताना जो भी आपके पास 4 घंटे का टाइम होगा, 4 घंटे में बहुत कुछ रिवाइज करा दूंगा बेटा। कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन डिडक्शन अलाउड होती है खुबेब, बुक्स की प्रोडक्शन वाला क्या है इसका, अहमद शहरियार क्या है इसमें, टेक्निकल बुक्स, टेक्निकल बुक्स में देखो आपको अगर याद हो तो आपको मैंने टेबल भी दिखाया था, नहीं तो बेटा एक दफा दोबारा आप ना डेप्रिसिएशन का टेबल देखना रेट का, और रेट जो डेप्रिसिएशन का है उसमें टेबल के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट्स की लिस्ट गिवन है, उसमें टेक्निकल बुक्स भी है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल बुक्स डेप्रिशिएबल एसेट में कवर किया गया है, क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होगा। तो इस केस में अहमद बेटा क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे, उसकी स्टेट डिडक्शन नहीं होगी। मगर ये किसके लिए, सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स के लिए, बुक्स के लिए नहीं है, हर किस्म के बुक्स नहीं होंगे बेटा, कंफर्म करो अहमद, समझ आ गया। सर एक मसला हो रहा है, कौन सा थ्योरी, ऐसा लग रहा है कि रिटर्न हो जाएगी बेटा। जितेश तुम मुझे काम, जितेश ने पूछा, किसने पूछा, ये है हसन खालिद, हसन बेटा एक काम करो, मुझे बताओ कौन सी थ्योरी, अभी नहीं मतलब मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो ताकि मैं हर थ्योरी के उस सवाल की आपको रिटेन करने की टेक्निक भी बताऊंगा, कौन कौन सी थ्योरी तुम लोगों को तंग कर रही है, कल मैं आपको बता दूंगा बेटा, समझा दूंगा कि इसको यू रिटेन करो, इसको यू रिटेन करो, ठीक है। सर आपने एग्जामिनेबल में देखो बेटा, ये सप्लीमेंट वाली बात कौन कर रहा है, बरीका, एग्जामिनेबल सप्लीमेंट का क्या मतलब है बेटा आपका, वो सारी चीजें कवर है बेटा। देखो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट का मतलब आईकेप क्या करता है, आईकेप इस तरह करता है कि अगर लॉ चेंज हो जाए या उनकी जो बुक है ना उस बुक में से कोई ऐसी चीज है जो चूंकि वो पिछले साल की चली आ रही होती है, आईकेप ने सिलेबस में चेंजेस कर दी, तो वो करते क्या है कि उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में लाते हैं। अब टेक्स्ट में ये इस वजह से हमारे लिए मसला नहीं करता कि हम तो डायरेक्ट से पढ़ रहे होते, हम तो पहले ही उन चीजों को कवर कर चुके होते हैं। बट बहरहाल कल ना मैं इस पे भी
अगर आप कहें तो थोड़ा सा खोल के आपको वो सप्लीमेंट समझा दूंगा, ठीक है। हमारा सारा कवर्ड हो गया बेटा कोर्स। असेसमेंट, रिटर्न एंड अपील, टैक्स क्रेडिट, थ्योरी का। साहिल कल के टॉपिक्स में ये मेरे जहन में हैं, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में न्यू पॉइंट ऐड हुए हैं एग्जामिनर सप्लीमेंट। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी तो आपने ऐसी कवर की है, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, तो क्या ऐसा ऐसी चीज है जो सप्लीमेंट में है? मुझे बता दो बेटा, मैं आपको कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं है। सप्लीमेंट को देख लेना, ठीक है। चलो भाई, और कुछ भाई बताओ, और कुछ बताओ मुझे। चले, आपका कॉमन रूल्स का भी बेटा देखो इस तरह करेंगे ना उज़ैफा, कल का है हमारे पास 4 घंटे। 4 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर उस टॉपिक का रिव्यू दे दूं जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी कोई दुनिया खत्म थोड़ी होगी, उसके बाद भी तुम्हें अवेलेबल हूँ, कल के बाद भी तुम्हें अवेलेबल हूँ बेटा। कल की क्लास के बाद दोबारा बोलो, दोबारा कोई सेशन लगाएंगे, ठीक है। जब तक आप लोग, नहीं नहीं यार, ये हमाद जो आप पूछ रहे हो ना, ये चीज जो है सबमेरीन पायलट की परक्विजिट्स, ये बहुत स्पेशलाइज्ड है बेटा। ये स्पेशलाइज्ड एक्सटेशन में चले जाते हैं बेटा, इसकी एग्जामिनेबिलिटी नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेबिलिटी है जनरल नेचर की, आपके लेवल में जो आता है ना जनरल लेवल की, क्योंकि बेयर एक्ट है, और बेयर एक्ट में से तो कोई भी चीज अगर वो होगी तो हम कोर्स का हिस्सा होगी, पढ़ेंगे ऑब्वियसली। बट इस वक्त मैं आपको क्या एम्प्लॉय शेयर स्कीम, साहिल बेटा क्या कहाँ तंग कर रही है बता देना, मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। अच्छा अब देखिए, एक बात सुने मेरी, बस लास्ट पॉइंट आज का मैं आता हूँ। किस चीज पे मैं आता हूँ बेटा, एक दो तीन ऐसी टेक्निक बताता हूँ आपको, ये जो क्या कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस भी तंग नहीं करेगा आपको, ठीक है। साहिल ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बेटा, जहां आपको परेशानी होगी मैं आके आपको हेल्प कर दूंगा। सेशंस तो देखो अब अगर आप बोलोगे मैं एग्जाम तक रखता रहूंगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए आ जाए एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, एम्प्लॉय शेयर स्कीम सॉरी अपना एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, क्योंकि बार बार साहिल पूछ रहा था एम्प्लॉय शेयर स्कीम नहीं भाई, आप आ जाए अब आगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो स्पेकुलेशन बिजनेस है, मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे एग्जामिनर इसको चेक कर सकते हैं। मेरे बच्चों देखो पहली चीज याद रखना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड एक है, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेशन करते हो वर्टिकली करोगे, तो सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस की कैलकुलेशन यूं करोगे। और जिस जिस बच्चे को ना लॉसेस की भी प्रेजेंटेशन में इशू है ना, वो खैर कल तो कवर करूंगा, मगर इसमें वो भी सीख लेगा, वो भी ये चीजें सीखेगा। देखिए नॉर्मल बिजनेस की कैलकुलेशन कैसे करोगे, ऐसे जैसे हमने ये तो होगी कैलकुलेशन, नेट इनकम उठाई हमने, उसमें ऐड किया, लेस किया, ये किया, तो इसी तरीके से नॉर्मल बिजनेस की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपका नॉर्मल बिजनेस का पोर्शन है कुछ यूं आ गया, ठीक है, जिसमें आपने डिस्क्रिप्शंस बताई, इसमें आपके अमाउंट चले आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके अमाउंट चले आ रहे हैं। ये अमाउंट्स के बाद अब आ गया टोटल, ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात। ये आपका एक कॉलम है, आपने टोटल को आगे लेके जाना है, यानी दो, इसका नॉर्मल बिजनेस का टोटल कॉलम 1 में नहीं लिखना। इसी तरीके से अगर लॉसेस की बात थी ना, वो भी मैं आपको यही समझा दूंगा। यानी जब कैलकुलेशन करो ना मेरे बच्चों, तो दो चीजें करना, एक जगह पे अमाउंट लिखा, मल्टीप्लीकेशन, और जो टोटल होगा ना इसका, मसलन कैसे देखो मैं मिसाल देता हूँ आपको। नॉर्मल बिजनेस में हमारे पास क्या था, हमारे पास नॉर्मल बिजनेस में आता है रेंट, रेंट फ्रॉम व्हीकल आया। अब रेंट फ्रॉम व्हीकल, गौर से सुनना मेरी बात, कितना था, 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए आ रहा है, इसका मतलब इंटू 12 हुआ। इस कॉलम में यहाँ के टोटल आ जाएंगे, ये देखो ये नहीं बात कर रहा था, ये आएगा, ये टोटल आ जाएंगे, 12 का मतलब ये टोटल आ गया आपका। यानी जो वर्किंग से होंगी ना, अगर आप मुझसे को कॉलम वाइज कहोगे तो कॉलम कुछ ऐसे बन जाएंगे, चार चार कॉलम बन जाएंगे, पहला डिस्क्रिप्शन का, दूसरा उसकी ब्रैकेट में वर्किंग का अगर है तो, तीसरा उसकी अमाउंट का, और चौथा किस चीज का आएगा, चौथा इसके टोटल का या हेड के टोटल का। सुन लो बेटा, ये अब ये उवैस उवैस तौफीक बेटा, ये तुम्हारे लिए ना तावीज बन रहा है, तुम सुकून से बैठो, बस इसको फॉलो करो। फिर क्या हुआ, आपने नॉर्मल बिजनेस की कैलकुलेशन कर ली सारी, ये तो बात समझ आई ना कि इसमें क्या होगा, ये वर्किंग होगी, और 1 में तुम उसका टोटल लिख रहे हो। अब देखिए कोई भी अमाउंट था एड बैक किया, यहां लिखा आपने कॉलम 1 में लिखा, सारे अमाउंट्स एक एक के टोटल यहाँ एड बैक हुए, लेस हुए, वो कॉलम 1 से एड और लेस कॉलम 1 में करोगे, ठीक है। फिर इसका आ गया टोटल, बताओ टोटल कितना, ये इधर चला जाएगा। अब देखो टोटल क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं ना, नेगेटिव भी तो हो सकता है बेटा। लॉस, लॉस वाले बच्चे सुनने जिनको लॉस लॉस कर रहे थे, तंग हो रहे थे, यार कोई टेंशन ही नहीं है,
दादा एक टेक्निक है, एक सोचने का अंदाज चेंज कर दूंगा फॉर्मेट में, देखो बोलोगे आसान है, फिर बेटा इस पे स्पेकुलेशन बिजनेस इसके बाद आएगा। उसमें भी हम क्या करेंगे, अमाउंट चार्जेबल होंगे, फिर उसकी डिडक्शन होंगी, डिस्क्रिप्शन सेम तरीके से आएगी, सेम तरीके से आएगी कि आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की फिर आप कोई वर्किंग्स करनी है वो कर लो, इधर उसका टोटल आ जाएगा, जो जो एक एक एंट्री होगी उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इसमें आता क्या, फिर क्या करोगे बेटा, इसका टोटल कहाँ हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब आप सोचो मेरे बच्चों, आपका स्पेकुलेशन में हो जाए लॉस, बताओ इस तरीके से क्या करोगे, इस लॉस को जब जब नीचे चल के सब सम ऑफ ऑल एड्स करोगे, जब सम ऑफ ऑल एड सारी कैलकुलेशन कर चुके हो, अब सुनो, सारे तवज्जो से सुनो मेरा बेटा, मेरा बेटा देखो, जब आप इस फॉर्मेट से काम करोगे ना, तो जब सम ऑफ ऑल एड्स करोगे ना, तो ये कॉलम आपके लिए बड़ा की साबित होगा। कौन सा कॉलम, ये, इसमें सारे हेड्स का कच्चा चिट्टा खुला हुआ होगा तुम्हारे सामने, यहां से तुम्हें लॉसेस की एडजस्टमेंट का पता चलेगा कि लॉस किस हेड का है, इसको सेट ऑफ करना है कि नहीं करना, इतना ही तो है लॉस में। और क्या है लॉस में बताओ, सिर्फ और सिर्फ एक नया कॉलम बनाओ, उसमें सामने आ जाएगा, मैं आपके सामने बताता हूं, देखो ये देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव इनकम आई, अब सम ऑफ ऑल एड्स करते वक्त पॉजिटिव इनकम कितने की थी, 100 की थी, ये कितने की थी, ये 20 की थी। अब सम ऑफ ऑल एड्स करते वक्त क्या करोगे बेटा, अगर सपोज करते हैं कोई ओवरहेड ना हो, सम ऑफ ऑल एड्स करते वक्त इसको ले लेंगे, लॉस को सेट ऑफ नहीं करेंगे, क्यों, स्पेकुलेशन का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, आई बात समझ। मगर सपोज करो मेरे बच्चों, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था और इधर था 150, अब सम ऑफ एड्स क्या करोगे बेटा, आई बात समझ, सेट ऑफ होगा। ये है लॉसेस की ट्रीटमेंट बेटा, ऐसे लॉसेस को डील करते हैं, ऐसे लॉसेस को डील करते हैं। आगे समझ आपको, लॉसेस वालों को जो कुछ ना कुछ हेल्प हुई, सामने पूरे कॉलम में लिखे होंगे ना, हर हेड के सामने लिखा होगा बेटा, हर हेड के सामने जो होगा ना वो लिखा होगा, सम ऑफ ऑल हेड्स में अब 50 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। अगर आपको याद है कि नॉर्मल जो लॉस, ये जो लॉस होता है ना नॉर्मल बिजनेस का, ये सेट ऑफ होता है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, 50 आएगा, ठीक है। अब सुनिए एक और बात, ये तो था लॉस वालों के लिए, मैंने कहा उनको पहले, अभी उसका टेंशन दूर करता हूं कि एक कॉलम याद रखो, एक टोटल का होगा, एक ग्रैंड टोटल का होगा, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में अब सुनो क्या होता है। देखो स्पेकुलेशन बिजनेस में सेम तरीके से क्या होगा, इनकम होगी, अगर उसकी भी नेट इनकम दी है ना उसने, स्पेकुलेशन की भी उसने क्या किया होगा, नेट इनकम दी होगी, लिखो तुम नेट इनकम, और उसमें क्या करो, वही एड लेस, अगर वो उसमें से ऐड होना है, और किस पेराए पे, सेम पेराए पे बेटा, सेम सेक्शंस उसके लिए भी अप्लाई करते हैं जो नॉर्मल बिजनेस के लिए करते हैं। और अगर वो ऐसे नहीं देता, जिसके चांस हैं कि वो इससे आपको ना दे, इसकी इनकम अलग करके देगा और इसकी डिडक्शंस अलग कर देगा, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हम क्या करेंगे, इसकी इनकम से डिडक्शंस लेस कर देंगे। मगर असल चीज क्या है, असल चीज है स्पेकुलेशन बिजनेस की। अब देखो आपने पहला पॉइंट देखा कि नॉर्मल बिजनेस से उससे हट के लिखना है, पहला पॉइंट इसका ये, इसकी डिडक्शंस और कैलकुलेशन अलग, इसकी डिडक्शंस और कैलकुलेशन अलग, दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट क्या है, स्पेकुलेशन के लॉस को नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं करते, मगर नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन से सेट ऑफ करते, ये सारी टैक्सेशन यही तो है उसकी। अब है आखिरी बात बेटा, खुबेब आखिरी बात सुनो, मैं वैसे ही ऑफ करने वाला हूं बेटा। आखिरी बात क्या है, स्पेकुलेशन है क्या, दादा सुन लो बस एक बात, एक पॉइंट सुन लो और उसको बांध लो अपने, जिसको कहते हैं तावीज से, सुन लो बस, इससे चेंज हो बेटा आके आप मुझे पकड़ना सर, ठीक है कि सर आपने सही गाइड नहीं किया। देखो स्पेकुलेशन बिजनेस में हमेशा याद करना कि मेरा बेटा क्या होगा, दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी, इसमें किस किस चीज की सेल परचेज हो रही होगी, कमोडिटीज, इसको याद कर लो, कमोडिटीज, कमोडिटीज क्या होगी मेरे बच्चों, कमोडिटीज की सेल हो रही होगी, क्या हो रही है, सेल। और सेल जब हम कर रहे हैं ना, सुन लो बस, कब सेल कर रहे हैं, बिफोर गेटिंग डिलीवरी, डिलीवरी से पहले हम उसको सेल करें, सेल कर रहे हैं तो लाजमन या तो हमें गेन होगा या तो लॉस होगा, गेन पॉजिटिव फिगर, लॉस नेगेटिव फिगर, ठीक है। कमोडिटी की सेल परचेज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, सेल से इनकम आएगी और हमारी डिडक्शंस बताई गई होंगी, उसको लेस करेंगे, या तो गेन होगा या लॉस होगा। तो याद देखो ये गेन, ये गेन
और ये लॉस सेपरेट उस वक्त होगा जब ये हो, ये दो बातें हो, पहली और दूसरी ये हुई ना तो स्पेकुलेशन बिजनेस है, खत्म, वरना नॉर्मल बिजनेस। कुछ भी इधर उधर नहीं जाओ, छोड़ो उसकी डेफिनेशन को। कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं, मेरा ये 2 पॉइंट याद कर लो बस। कोई डेफिनेशन में इस वक्त फंसने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, कोई जरूरत नहीं है। कमोडिटी है कि नहीं है ये चेक करो, बिफोर डिलीवरी सेल किया कि नहीं किया, किया, खत्म बात। उससे क्या जनरेट होगा, गेन या लॉस, अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे। बताओ भाई, कवर हो गया? आज का सेशन ठीक रहा बेटा? समझ आई चीजें, कुछ वैल्यू एड हुआ? बेहतरीन बेटा। चलो फिर कल आपसे मुलाकात होगी बेटा इंशाल्लाह ताला। कल का सेशन भी यूजफुल रहेगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो सेल्स टैक्स में अगर इशू है, और बल्कि मैं आप सबको कहूंगा बच्चों मुझे मैसेज करो ताकि कल के सेशन को मैं आपके लिए यूजफुल कर सकूं, प्लानिंग करके आऊं और अकॉर्डिंगली उसका आपके जो 3-4 घंटे में ले रहा हूं उसकी वैल्यू भी आपको दे सकूं। ठीक है, तो अभी जिस जिसने पहले मैसेज किए हैं बेटा दोबारा करो, ठीक है बेटा, दोबारा करें बरीका, दोबारा। मैं तुम्हारे तो मैंने नोट कर लिए, वो तो मैं पहले ही तुम्हारे सवाल नोट करके बैठा हूं, मैंने पेपर पे नोट कर लिया, मैं सामने रख के पढ़ाऊंगा, तुम्हारा तो कवर होगा ही होगा। ठीक है, और जिसको भी हो बेटा तो वो कवर करे। सही है बच्चों? चलो बच्चों, नमाज का भी टाइम है, नमाज भी पढ़ लो। और बहुत बहुत दुआएं मेरे बच्चों आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। और दूसरी सैलरी का ग्रांट, ठीक है बेटा, मैं देखिए कल तो नहीं हो पाएगा, कल के लिए थोड़ा सा थ्योरी के टॉपिक्स पे तवज्जो है, मगर ये है कि अगर किसी को इंडिविजुअल भी इशू होगा ना बेटा, आपको बुला के भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, बुला के भी पढ़ा देंगे। मेरा जो कल का फोकस है वो ऐसे टॉपिक्स पे है जो जिस पे आप मुझे बताते रहे हो, जो आपको तंग करे। सेट हो गया? चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सबको खुश रखे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।